नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। नया साल आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए। और आज का जो वीडियो है भारत के भूगोल से संबंधित है। भारत के भूगोल से के विषय में आज चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन प्रश्नों के साथ बहुत सारे अतिरिक्त फैक्टों को भी कवर किया गया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। और यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और इसकी जो ऊंचाई है 8,598 मीटर है। 8,598 मीटर। तो ये भी याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट के उसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा कि नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से और तिब्बत में चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में चोमो लुंगमा के नाम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी का उद्गम स्थल और है, सोन नदी भी निकलती है। और ये मैकाल पर्वत में, अमरकंटक कहाँ स्थित है? मैकाल पर्वत में। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी में बहती है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत इसके मध्य में बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर। यदि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 1077। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये अरब सागर में जाके विलीन हो जाती है। तो इतने सारे फैक्ट नर्मदा नदी से कवर होते हैं। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अरब सागर में मिलती है? अभी हमने चर्चा किया वो नर्मदा नदी है, अरब सागर में जाके मिलती है। भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो भारत की गोदावरी नदी को, किस नदी को? गोदावरी नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है वो नासिक की पहाड़ियों में से होता है। नासिक की पहाड़ियों में एक त्र्यंबक नामक स्थल है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। और इस पे देख लेते हैं, ये प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपी भारत की यदि पूछा जाए कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। इसे वृद्धगंगा बोला जाता है और दक्षिण की भी गंगा बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा। और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। सॉरी, अरब सागर में नहीं, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पादित होती है? तो केसर की सबसे अधिक मात्रा जम्मू कश्मीर में उत्पादित होती है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देख लेते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है। किससे? झींगा उत्पादन से। इसके अलावा बहुत सारी जो कृषि की क्रांतियां हैं उनको भी याद रखिएगा। जैसे श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर से संबंधित है। तो इनको भी याद रखिएगा। क्रांतियों की एक लिस्ट मैं इस वीडियो के लास्ट में लगा रखा हूँ, उसको देखेंगे। रजत क्रांति किससे संबंधित है? वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। मत्स्य की बात करें तो नीली क्रांति है, टमाटर की बात करें तो लाल क्रांति है, और फल उत्पादन की बात करें तो सुनहरी क्रांति है। फल उत्पादन सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में काकरा पार सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो काकरा पार सिंचाई परियोजना ये गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। काकरा पार सिंचाई परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में तवा परियोजना है, बाण सागर परियोजना है सोन नदी पर, बरगी परियोजना है नर्मदा नदी पर। इसके अलावा इंदिरा सागर परियोजना है नर्मदा नदी पर, ओंकारेश्वर महेश्वर परियोजना है नर्मदा नदी पर। चंबल नदी पे देखें तो गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, ये चंबल नदी पर है। और यदि हम महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कोयना परियोजना कोयना नदी पे है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कोयना परियोजना कहाँ है? कोयना नदी पे।
और यदि हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी परियोजना है, काली नदी परियोजना है, इसके अलावा शरावती परियोजना है शरावती नदी पर, और शिव समुद्रम परियोजना है कावेरी नदी पर। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जवाहर सागर परियोजना भारत की किस नदी पर स्थित है? ये अभी हमने चर्चा किया है। जवाहर सागर परियोजना जो है भारत की चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। और ये चंबल नदी, इसके अलावा गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर कोटा बैराज परियोजना को इनमें संचालित होती हैं। और इनकी जो शुरुआत हुई थी 1954 में से हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 1954 से शुरुआत हो गई थी इसकी। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो ये भी याद रखिएगा कि जवाहर सागर परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पे है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पे है। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। इसके अलावा कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना भी है, कृष्णा नदी पर है, और एक नागार्जुन सागर परियोजना भी है कृष्णा नदी पे। तो ये भी याद रखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना और अलमाटी बांध परियोजना, ये दोनों ही कृष्णा नदी पे है। गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी पर रामकुंडम परियोजना है। कावेरी पे की बात करें तो शिव समुद्रम परियोजना है। इस तरह से नदियों की परियोजनाओं को याद रखिए। भारत में सोने का उत्पादन किस राज्य में सबसे सर्वाधिक होता है? तो सोने का उत्पादन कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक होता है। कर्नाटक राज्य में उत्पादन और भंडारण दोनों ही दृष्टि से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, महाराष्ट्र ये भी पेट्रोलियम उत्पादक है, गुजरात ये भी है, आसाम ये भी है। ये तीनों ही राज्य पेट्रोलियम उत्पादक हैं। और जो आसाम में डिगबोई है वो सबसे पहला यहाँ पे शुरू किया गया था। डिगबोई आसाम में है, बोगाई गांव आसाम में है। तो इस तरह से जो पेट्रोलियम उत्पादक राज्यों की बात करेंगे तो ये तीनों ही राज्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? तो इनमें से ऑप्शन में जो औद्योगिक नगर है वो जमशेदपुर है। जमशेदपुर, और जमशेदपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ये इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को भी है। तो ये भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो इसमें जो सूती वस्त्र का केंद्र है वो कोयम्बटूर है। कौन है? कोयम्बटूर, और ये तमिलनाडु में है। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कोयम्बटूर है और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसे दक्षिण का मैनचेस्टर भी, कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिण का मैनचेस्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष की गई थी? तो अभी हमने देखा था टाटा ये जमशेदपुर में है, और ये 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1907 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है? तो ये है NH7। NH7 राजमार्ग है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, और ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है। ये जो टोटल दूरी तय करता है 2369 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये भी याद रखिएगा। और ये 7 राज्यों से होकर निकलता है, वाराणसी से शुरू होती है और कन्याकुमारी तक जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये देखेंगे कावेरी नदी पर बना हुआ है। शिव समुद्रम में जो जलप्रपात है किस नदी पर? कावेरी नदी पर। इसके अलावा एक होगे नागल जलप्रपात भी है, वो भी कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिट्टी से क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसे खादर नाम से जाना जाता है। ये मृदा जो नदियों द्वारा बहाई हुई मिट्टी से बनती है। तो नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? खादर। और यदि पुरानी की बात करें, पुरानी जलोढ़ मृदा, तो वो बांगर कहलाती है। रेगुर की बात करें तो ये काली मिट्टी से संबंधित है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। क्वेश्चन आ भी गया नीचे। रेगुर शब्द किसके लिए उपयुक्त होता है? तो ये
काली कपास मृदा के लिए उपयुक्त बोला जाता है, प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लैटराइट मिट्टी मिलती है, तो लैटराइट मिट्टी कहाँ पे मिलती है? ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे मिलती है? महाराष्ट्र में। और ये पूर्वी और पश्चिमी घाट जो होता है उसके तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, कर्नाटक केरल में पाई जाती है, तो इन क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? तो अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी चिकनी मिट्टी है। कौन सी है? चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? तो भारत के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो विस्तार है वो जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और ये लगभग भारत के जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें 40% क्षेत्रफल में मिट्टियों की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कवर करता है। और यदि इसके क्षेत्रों की बात करें तो इसके क्षेत्र हैं उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान। उत्तर के विशाल मैदान बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, इसे भारत का ग्रीनरी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो ये हमने देख लिया है, भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है और दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी है। लूनी नदी है और इसका जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान के अजमेर जिला से अरावली पर्वत से निकलती है। तो भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो गई? लूनी नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। और ये भारत की सबसे बड़ी झील है, यदि ये देखा जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी झील है। और एक प्रश्न और देख लीजिएगा, भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? बुलर झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है बुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये दोनों फैक्टों को याद रखिएगा। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है और सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ पे जो पूछा गया है पूर्वोत्तर भारत का पूछा गया। यदि पूरे भारत की पूछा जाए तो बुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पूर्वोत्तर भारत का, तो उसकी सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक झील। और ये मणिपुर में है जी। कहाँ पे है? मणिपुर में। और यहाँ पे एक केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है जो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भी याद रखिएगा कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लोकटक झील में है। और ये विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी याद रखिएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये अभी हमने देखा था, जोग जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है। जोग जलप्रपात किस नदी पे है? कावेरी नदी पर। जलप्रपातों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके अलावा और भी याद रखिएगा, जैसे चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी पे। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पे है। पुनासा नर्मदा नदी पे। मंदार नर्मदा नदी पे। धुआंधार नर्मदा नदी पे। इस तरह से ये जो शिव समुद्रम कावेरी नदी पे, ये पूछे गए क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो पश्चिमोत्तर बिंदु है, पश्चिम का, इससे में यदि भारत की बात करें, थोड़ा सा एक बार नक्शे से देख लेते हैं। ये मान लीजिए भारत है, थोड़ा नक्शा इसमें बिगड़ रहा है। तो पश्चिमोत्तर ये वाला जो भाग है ये कौन सा है? गौरमाता। ये गुजरात में है। यदि पूर्वी बिंदु की बात करें, पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमोत्तर के अलावा भी याद रखिएगा, पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? गौरमाता, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। यदि हम पूर्वी की बात करें तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी कौन सा है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश। यदि उत्तर की बात करें तो इंदिराकाल, ये कहाँ है? लद्दाख में। उत्तर की बात करें तो इंदिराकाल लद्दाख में। और यदि दक्षिण की बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है। तो ये याद रखिएगा, उत्तरी बिंदु इंदिराकाल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी किबिथु और पश्चिमी गौरमाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। भारत का जो सर्वाधिक तटरेखा, जो किस राज्य की सबसे ज़्यादा तटरेखा से सीमा मिलती है, तो वो गुजरात है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? तो जो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से। और लगभग कितनी सीमा लगती है? 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी सीमा? 4096 की। और यदि सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान,
यदि सबसे कम पूछा जाए कि अफगानिस्तान, तो ये मात्र 106 किलोमीटर की लद्दाख से सीमा लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 7 देशों से टच करती है। तो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा लगती है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, भारत पाकिस्तान की। यदि भारत चीन की बात करें तो भारत चीन की सीमा रेखा मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ, भारत चीन की मैकमोहन, और यदि भारत अफगानिस्तान की बात करें तो डूरंड रेखा बोला जाता है, भारत और अफगानिस्तान की डूरंड रेखा। और भारत श्रीलंका की रेखा की बात करें तो पाक जलडमरू मध्य। तो इनको भी याद रखिएगा कि जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों के साथ, उनको क्या बोला जाता है सीमा रेखा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? जो क्षेत्रफल के अनुसार है भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल में। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। नेक्स्ट देख लेते हैं, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो ये है हिमालय चोटी पे। किस चोटी पर? हिमालय की चोटी पर। नेक्स्ट, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो मालवा पठार की जो प्रमुख मिट्टी है वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे काली मिट्टी पाई जाती है। गुजरात प्रदेश आच्छादित होता है, तो गुजरात प्रदेश अधिकांशतः किससे आच्छादित है? काली मिट्टी से। कपास की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, काली मृदा किस फसल की खेती हेतु उपयुक्त है? ये प्रश्न आ भी गया, कपास की फसल के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य जूट व पटसन की उपज के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का कौन सा राज्य जूट और पटसन के लिए प्रसिद्ध है? यह है पश्चिम बंगाल। जूट और पटसन के लिए पश्चिम बंगाल। इस तरह से हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। अभी जो भारत की कृषि की महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं ये पूछे जाते हैं, तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित है? वह कृषि उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा मछली के उत्पादन से। पीली क्रांति की बात करें तो सूर्यमुखी और तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति की बात करें तो गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से है। लाल क्रांति बात करें तो टमाटर और मांस उत्पादन से है। गोल क्रांति की बात करें तो आलू उत्पादन से है। यदि रजत क्रांति की बात करें तो अंडा उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति की बात करें तो फसल उत्पादन से है। और इंद्रधनुष क्रांति की बात करें तो कृषि संबंधी उत्पादन से है। तो इनको भी देख लीजिएगा। इस तरह से हमने भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और उनके फैक्टों को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए इसके बाकी पार्ट हैं उनको भी कवर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इसकी लिंक दूसरे लोगों को भी मिल जाए। और अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए। 2023 चुनाव अवसरों से भरा हुआ है। MPPSC की वैकेंसी आई हुई है। और ये जितने लेक्चर हैं वो सिर्फ पटवारी के लिए नहीं, ये MPPSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सेम MPPSC में है और MPPSC के बहुत सारे चैप्टरों को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।